नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 7वां क्लास है और इसमें हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन का एक सीरीज, जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि में दो भाग होते हैं, जिनके बीच आराम की अवधि क्या होती है? 15 मिनट का, 90 मिनट का, 40 मिनट का या 60 मिनट का। तो यहाँ पर जो फुटबॉल मैच में जो दो भाग होते हैं, उनके बीच की जो आराम की अवधि होती है वो 15 मिनट का होता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अन्य के बारे में आप जानते हैं, फीफा के बारे में। तो फीफा जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो होता है फुटबॉल जो होता है, आपसे पूछा जाता है कि फुटबॉल कितने मिनट का मैच होता है। तो फुटबॉल जो होता है वह 90 मिनट का होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए हॉकी, हॉकी कितने मिनट का होता है, तो हॉकी जो होता है वह 60 मिनट का होता है। और कबड्डी की अगर बात किया जाए तो कबड्डी जो होता है वह 40 मिनट का होता है। तो इसको आप याद रखिए, कई बार यहाँ पर या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यह मैच कितने मिनट की या कितने समय के लिए खेला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फीफा की। तो फीफा का जो पूरा नाम आता है फुटबॉल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम आता है। और इसके स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसका स्थापना हो जाता साल 1904 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह ज्यूरिक, ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो इसका ये हेडक्वार्टर है। अगर फर्स्ट फीफा फुटबॉल की अगर बात किया है तो फर्स्ट फीफा जो फुटबॉल खेला गया था, विश्व कप जो खेला गया था, वह साल 1930 में खेला गया था। पहला फीफा का वर्ल्ड कप जो कि उरुग्वे में आयोजित हुआ था। उरुग्वे में यह खेल आयोजित हुआ था। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कि जो पहला विजेता, अगर आपसे पूछा जाए कि यह फाइनल मैच किन किन के बीच खेला गया था, तो फाइनल मैच उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में खेला गया था। तो विजेता कौन था? उरुग्वे विजेता था और उप विजेता आपका अर्जेंटीना था। आपने पता है कि अंतिम जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ साल 2022 में हुआ था, अंतिम फीफा वर्ल्ड कप। और इस यह कहाँ पे हुआ था? तो कतर में हुआ था। और इसमें विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना विजेता था, विजेता अर्जेंटीना था। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता जो था फ्रांस था। तो ये रहे फीफा फीफा के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 3000 स्टिचेंस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बुक की लेखिका कौन है? अरुंधति राय, सुधा मूर्ति, अनीता राय नायर या मैत्रेयी पुष्पा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि 3000 स्टिचेंस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो लेखिका हैं, उनका नाम है सुधा मूर्ति। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अरुंधति राय की अगर बात किया जाए तो अरुंधति राय भी काफ़ी फेमस लेखिका हैं। और इनकी कुछ पुस्तकें जैसे कि द इंड ऑफ इंटरनेशनल, ये आपकी पुस्तक है। और साथ ही साथ माई सैडनेस हर्ट्स है, ये भी आपकी अरुंधति राय की है। सुनीता नायर की अगर बात किया जाए तो द बीटर मैन जो है, सुनीता नायर की जो पुस्तक है द बीटर मैन, इसको भी कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर गणना किया जाता है? तो भारत में अगर साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो भारत में साक्षरता दर की जो मिनिमम आयु है, ठीक है, वह 7 वर्ष। यहाँ पे कहा गया है कि भारत में 7 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के उम्र के जो व्यक्ति हैं, लड़के व लड़कियां हों, उनको किसी भी एक मतलब की लैंग्वेज में उनको मिला के पढ़ने आ जाता है तो क्या है? साक्षर है। जैसे कि उनको क ख ग घ ऐसे मिला के पढ़ने आ जा रहा है, अपना नाम जैसे कि मन ऐसे करके पढ़ना आ जा रहा है, तो क्या है? साक्षर है। किसी भी हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, किसी भी एक भाषा में अगर उनकी उम्र 7 या उससे अधिक वर्ष की है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता जो है किस राज्य का है, तो सबसे अधिक साक्षर दर जो है केरल राज्य का। और यहाँ का साक्षरता परसेंट कितना है? 96.1% यहाँ की साक्षरता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर मेल की साक्षरता इतनी है, और फीमेल की अगर बात किया जाए तो केरल में फीमेल की साक्षरता 92.1% है। और आपसे अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे कम साक्षरता किसमें है, तो बिहार राज्य में है सबसे कम साक्षरता। इसमें अगर मेल के साक्षरता की अगर बात किया जाए तो 71.2% मेल की साक्षरता है। और फीमेल की अगर साक्षरता की बात किया जाए तो 51.5% फीमेल की साक्षरता है। तो ये आपका, ठीक है, साक्षर। तो आपसे जो पूछा गया है फैक्ट कि किस आयु वर्ग के आधार पर साक्षरता की गणना की जाती है, तो 7 या 7 से अधिक आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी एक भाषा में मिलाकर पढ़ना आ जाता है उसे हम लोग साक्षर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि दिए गए क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह बी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे, दंतीदुर्ग थे, गोपाल थे या विजयालय थे? तो बात करते हैं पाल वंश की, तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वह थे गोपाल। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दंतीदुर्ग किसके थे? तो दंतीदुर्ग जो थे वह राष्ट्रकूट वंश के थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। विजयालय की अगर बात किया जाए तो चोल वंश के बारे में आपने सुना होगा, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। और आपसे अगर अन्य वंशों की अगर बात किया जाए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। उसके बाद आपसे अगर कर्णव वंश की बात किया जाए, कर्णव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। सातवाहन वंश पूछा जाता है, सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे सिमुक थे। होयसाल वंश, तो होयसाल वंश के जो संस्थापक थे वह थे विष्णुवर्धन। और सबसे अधिक एग्जाम में पूछा था कुषाण वंश के बारे में, तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वह थे कुजुल कटफिसेस। ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके राजवंश है। तो यहाँ पे हालांकि पूछा गया है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य मुस्लिम थे, या लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का आपने पता है कि जो सबसे बड़ा कारण था वह था इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन की भी संज्ञा दी गई थी, यानी कि सफेद आयोग या श्वेत आयोग इसे कहा जाता है कि इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। और साइमन कमीशन आया क्यों था? तो भारत में आपने पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बीच में, ठीक है, 1919 से लेकर 1925 तक, ठीक है, कई सारी असंवैधानिक घटनाएं घटती हैं। और इसी असंवैधानिक घटनाओं को दूर करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। अब साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी साल 1928 को, साल 1928 को आया। और भारत में संवैधानिक गतिविधियों को, ठीक है, देख रेख करने के लिए वहां पे आया था कि यहाँ की जो संवैधानिक गतिविधियां, मतलब कि जो संवैधानिक ढांचा विफल हुआ है उसको फिर से कैसे स्ट्रक्ट किया जाए, उसके लिए साइमन कमीशन आता है। और इसी दौरान जब इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, तो जिसके कारण इसका बहिष्कार हुआ। और जब बहिष्कार होता है तो इसी दौरान लाला लाजपत राय पे लाठियों से प्रहार किया जाता है। और लाठियों के प्रहार के कारण 30 अक्टूबर साल 1928 को लाला लाजपत राय की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका फैक्ट है। हालांकि यहाँ पूछा गया है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ, तो आपका सही आंसर होता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत आया क्यों था, तो साइमन कमीशन भारत आया था कि भारत में जो असंवैधानिक गतिविधियां उत्पन्न हो गई थी उनको दूर करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कि सुंदरगढ़ मैगजीन भंडार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, या राजस्थान राज्य में? तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि सुंदरगढ़ जो है मैग्नीज भंडार जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। जानते हैं अन्य के बारे में। तो उड़ीसा राज्य में कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा राज्य में जो लौह अयस्क के अगर भंडार की बात किया जाए, तो क्योंकि सबसे अधिक लौह अयस्क के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें जो है मयूरभंज की खदान है, मयूरभंज। और चौझर पठार के बारे में आपने सुना होगा। ये दोनों के दोनों कहां पर है? उड़ीसा में है। इसके अलावा भारत के अन्य जो राज्यों में लौह अयस्क भंडार हैं, जैसे कि कर्नाटक की अगर बात किया जाए, कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो कर्नाटक में कुद्रेमुख है, और बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं। बाबा बूदन की पहाड़ियों को आप याद रखिए, क्योंकि भारत में सबसे पहले कॉफी की खेती कहाँ पे की गई थी? बाबा बूदन की पहाड़ियों पर। और यह किसके लिए फेमस है? यह दोनों के दोनों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य की अगर बात किया जाए कि जैसे कर्नाटक में एक और है कोलार, ठीक है, कर्नाटक में एक और है कोलार की खान। और कोलार की खान किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। और मध्य प्रदेश में आपका पन्ना और सतना है, पन्ना और सतना, ये कहां पर है? तो एमपी में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोनों के दोनों हीरा के लिए प्रसिद्ध है।
और उसके बाद राजस्थान का खेतड़ी है, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सारे फैक्टों को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो भारत में वर्तमान समय में जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है वह 18 है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे बनाया गया था, तो नीलगिरी को। नीलगिरी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है, फर्स्ट है आपका। और कई बार पूछा जाता है कि नीलगिरी जो पहाड़ी, इसका विस्तार कितने राज्यों में, तो इसका विस्तार 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायो रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा कब किया गया था, तो साल 1971 से, ठीक है, 1971 में यूनेस्को ने बायो रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है कि भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगराजन समिति को कब गठित किया गया था। तो यहाँ पर है आपका कि साल 2009 में या साल 1993 में या साल 2012 में या साल 2014 में। तो रंगराजन समिति का जो गठन किया गया था वह किया गया था साल 2012 में, और इसने अपने रिपोर्ट, रंगराजन समिति ने अपना रिपोर्ट कर प्रस्तुत किया तो साल 2014 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कुछ अन्य के बारे में कि अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी के लिए कौन कौन से अलग अलग, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सुरेश तेंदुलकर समिति, यहाँ पर साल 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति बनाया गया था, तेंदुलकर समिति। अगले की अगर बात किया जाए कि लकड़वाला समिति कब बनाया गया था, तो लकड़वाला समिति साल 1993 में बनाया गया था। और यहाँ पे बॉम्बे योजना प्लान जो था, ठीक है, इसको भी आप याद रखें कि साल 1944 में बॉम्बे योजना प्लान को लाया गया था, ठीक है। हालांकि इसमें पूछा गया है कि गरीबी के आकलन करने के लिए रंगराजन समिति को तो साल 2012 में बनाया गया था, और इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था साल 2014 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि ऐसे कौन से 2 राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत का बजट भी पेश किया है। आर वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है कि उपरोक्त में से दोनों, यानी कि आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी दोनों ऐसे भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने बजट को पेश किया है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि बजट की जिक्र किस में किया गया है, तो बजट के बारे में आर्टिकल 112 में, ठीक है, इसका जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि क्वेश्चन का आंसर सही होता है सी। अगला है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 पाउंड में कुल कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 1 पाउंड जो होता है वह 453.59 ग्राम के बराबर होता है। अगर इसी में 1 औंस की अगर बात कर लिया जाए तो 1 औंस जो होता है वह 28.35 ग्राम के बराबर होता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे जो समुद्रों में दूरी मापी जाती है, नॉटिकल मील में मापी जाती है, तो 1 नॉटिकल मील में कुल कितने आपके मीटर होते हैं, तो 1862 मीटर 1 नॉटिकल मील में होता है। और 1 मील में जो समान रूप से धरती पे हम मील में मापते हैं, तो 1 मील में कुल कितने मीटर होते हैं, तो 1600 मीटर जो होते हैं 1 मील में होते हैं। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 पाउंड जो होता है 453.59 ग्राम के बराबर होता है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि सोरायासिस क्या है, प्रजाति है, त्वचा रोग है, देश है या जनजाति है। तो सोरायासिस जो है एक प्रकार का त्वचा रोग है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है पित्ताशय में, यकृत में, लार में या प्लिया में। तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है वह लार में होता है, और लार में क्या होता है आपका टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन में यह पाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका सी कि एमाइलेज एंजाइम जो होता है वह लार में उपस्थित होता है। यहाँ पे कि किस देश ने ओलंपिक 2 का उल्लंघन किया था, रूस, बेलारूस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक 2 का उल्लंघन, ठीक है, रूस और बेलारूस दोनों ने किया था। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। अगला है कि इट राइट इंडिया किस संस्था का प्रमुख है, FAO का या FSSAI का या WHO का या वर्ल्ड बैंक का। तो इट राइट इंडिया जो है वह आपका जो प्रमुख है वह FSSAI का है, और इसका पूरा नाम क्या होता है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम आता है एफएसएसआई का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इट राइट इंडिया जो किसका प्रमुख है, तो एफएसएसआई का है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि एकुशे बोई मेला कहाँ लगाया जाता है, भूटान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में। तो एकुशे बोई मेला जो है वह बांग्लादेश में लगाया जाता है, तो सही आंसर होता है सी। तो दोस्तों ये आज का था 7वां क्लास स्टैटिक्स जीके जीएस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।